सो वेलकम बैक अगेन। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को एंड ये वाला लेक्चर जो रहेगा दैट इज़ लेक्चर नंबर 17। दिस विल बी आर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस यूनिट, दैट इज़ आपका इलेक्ट्रिसिटी। सारा खेल यहाँ पे ख़त्म होता है आपका। सो इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे यहाँ पे सोल्डर एंड फ्लक्स क्या होता है, इसके टाइप्स वगैरह। फिर हम यहाँ पे डीसी जनरेटर देखेंगे एंड इसके सब टॉपिक, एंड साथ ही में यहाँ पे हम देखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड इसके सब टॉपिक। बाकी चीज़ें भी ऑलरेडी हमने देखी हुई हैं एंड आई होप अब आप कूल डाउन हुए होंगे, जो आपको सिलेबस डिस्कशन का वीडियो बीच में मिल गया होगा वो देखकर। नाउ देखिए, अगर हम डीसी जनरेटर की बात करें, आपने एसी जनरेटर देखा लास्ट लेक्चर में। सो वहाँ पे देखा आपने एसी जनरेटर होता क्या है, उसकी वर्किंग वगैरह बेसिक चीज़ें आपने देखी। बस यहाँ से हम डीसी जनरेटर को देखेंगे एंड उतना ज़्यादा डिफरेंस हमारे पास नहीं है, बस छोटी सी डिफरेंस है। बाकी ऑलमोस्ट जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो भी सेम रहता है, वर्किंग भी थोड़ी बहुत सेम, वर्किंग भी ऑलमोस्ट सेम रहती है, थोड़ी बहुत चेंज जाती है इसमें। नाउ डेफिनेशन में तो ऑब्वियसली चेंज आएगी। डीसी जनरेटर हमारा है, वहाँ पे था हमारे पास एसी जनरेटर। अब जनरेटर कोई भी हो, चाहे डीसी या फिर एसी, ये हमेशा मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी वो होगी इन दी फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट। कहाँ पे, डीसी जनरेटर में। सो यहाँ पे जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट विल बी इन दी फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट। वहाँ पे हमारे पास क्या थी, वहाँ पे डायरेक्ट करंट हमारे पास नहीं थी, वहाँ पे हमारे पास क्या थी, अल्टरनेटिंग करंट। एंड ऑलरेडी मैंने आपको समझाया हुआ है अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है एंड डायरेक्ट करंट क्या होती है। सो ये है डेफिनेशन किसकी, यहाँ पे डीसी जनरेटर की। नाउ प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूँ, अगेन जो प्रिंसिपल है इसका, इट इज़ बेस्ड ऑन अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेम जस्ट लाइक हमारा एसी। सो कहीं पे आपको फेरेडे भी दिया होगा, क्योंकि फेरेडे ही ने क्या किया था, फेरेडे साहब ने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास दिए हैं। सो इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डीसी जनरेटर हमारा। नाउ कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन मोर एवर आपको 90 to 95% यहाँ पे सेम ही दिखेगी। देखिए, एसी सॉरी, दिस इज़ नॉट एसी, दिस इज़ डीसी जनरेटर। यहाँ पे है मिस्टेक, आप इसको यहाँ पे करेक्ट करना है। डीसी जनरेटर कौन सा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एक्वाइल, स्लिप रिंग्स, ग्रेफाइट ब्रशेस, आर्मेचर कॉइल। नाउ यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ जाती है, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ हमारे पास स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर इसमें आ जाता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज हमारे पास कम्यूटेटर। सो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे कम्यूटेटर। एंड यहाँ पे आपको दिख भी रहे होंगे, यहाँ पे 2 ब्रश हमारे पास होते हैं, मेजर काम इन्हीं का यहाँ पे होता है। एंड यही बेसिकली इसको एक डीसी में कन्वर्ट कराते हैं, कम्यूटेटर एंड जो यहाँ पे हमारे पास ब्रशेस लगे हुए होते हैं। सो मेन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास कम्यूटेटर लगा हुआ होता है, किसमें, डीसी जनरेटर में। किसमें, डीसी जनरेटर में। नाउ वर्किंग की अगर हम बात करें, सो वर्किंग में बाकी वर्किंग जो है, जो हमने ऑलरेडी देखी कहाँ पे, एसी जनरेटर में, दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम। बस अब हमें कहाँ पे चेंज लानी है, अब हमें डायरेक्ट करंट चाहिए। सो उस डायरेक्ट करंट के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बोला हमने क्या यूज़ किया है इसमें, कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर। सो टू गेट अ डायरेक्ट करंट, अ स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर इज यूज्ड। एंड विद दिस अरेंजमेंट, मतलब जो हमारे पास कम्यूटेटर है इसमें हमेशा क्या होगा, एक ब्रश जो होगा वो ऑल टाइम हमेशा कांटेक्ट रहेगा इसके साथ, किसके साथ, जो हमारे पास कम्यूटेटर है, विद द आर्म मूविंग अप इन द फील्ड एंड अदर ब्रश इज इन कांटेक्ट विद द आर्म मूविंग डाउन। यानी कि जो हमारे पास एक आर्म जो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक आर्म। सो एक आर्म क्या हो रहा होगा, अप जा रहा होगा, एंड दूसरा आर्म जो यहाँ पे होगा, लेट इट इज ए बी सी डी। सो एक अप जाएगा, दूसरा डाउन जाएगा। सो एक जो आर्म होगा उसके साथ हमेशा एक ब्रश कांटेक्ट में होगा, एंड दूसरा जो आर्म होगा उसके साथ हमेशा एक ब्रश कांटेक्ट में होगा विद ए हमारे पास स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर। यहीं पे हमारे पास डिफरेंस आ जाती है, बाकी सेम है। एंड ऐसे हमारे पास यहाँ पे क्या फ्लो होगी, डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट अगर हम टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर की बात करें, हमारे पास जनरली अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। वन इज परमानेंट मैग्नेट टाइप, दूसरा हमारे पास सेपरेट एक्साइटेड टाइप, एंड तीसरा हमारे पास सेल्फ एक्साइटेड टाइप। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ जनरेटर होते हैं। नाउ अगर मैं
परमानेंट मैग्नेटिक टाइप की बात करूं, जो हमारे पास नॉर्मल जनरेटर्स होते हैं, इनमें बेसिकली हमारे पास क्या होती है, इनमें फील्ड वाइंडिंग्स, जिसको मैं शॉर्ट में FW भी लिखूंगा, फील्ड वाइंडिंग्स जो होते हैं हमारे पास वो प्रेजेंट नहीं होते। नो फील्ड वाइंडिंग्स आर प्रेजेंट नियर द पोल्स। जो हमारे पास पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल, इनके बीच या फिर इनके नियरर में हमारे पास फील्ड वाइंडिंग्स नहीं लगी हुई होती हैं। एंड इनफैक्ट जो पोल्स हमारे पास होते हैं वो कॉन्स्टेंटली खुद से क्या करते हैं, वो कॉन्स्टेंटली खुद से फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कराते हैं। सो सिंपल सी बात है कि जो परमानेंट मैग्नेट टाइप हमारे पास होते हैं जनरेटर, इनमें फील्ड वाइंडिंग्स हमारे पास नहीं लगी हुई होती हैं, नो फील्ड वाइंडिंग। नाउ सेपरेटली एक्साइटेड टाइप एंड सेल्फ एक्साइटेड टाइप। सेपरेटली SEPAR, यहाँ पे ARATELY, सेपरेटली एक्साइटेड टाइप एंड परमानेंट एंड सेल्फ एक्साइटेड टाइप की अगर हम बात करें, इन दोनों में आपको क्या मिलेंगी, इन दोनों में आपको फील्ड वाइंडिंग मिलेंगी। इसमें भी आपको फील्ड वाइंडिंग मिलेगी, एंड जो सेल्फ एक्साइटेड है हमारे पास, इसमें भी आपको फील्ड वाइंडिंग मिलेगी। एंड उसके फिर फर्दर दो टाइप्स निकलते हैं, शंट टाइप एंड सीरीज टाइप। सो जो सेपरेटली एक्साइटेड टाइप हमारे पास होता है, इट इज़ जस्ट लाइक दिस। देखिए ऐसे हमारे पास होता है, देखिए ये हमारे पास यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग लगी हुई होगी, दिस इज फील्ड वाइंडिंग हमारे पास, इसको हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग या फिर कॉइल हमारे पास, जिसके थ्रू हमारे पास जब भी करंट फ्लो होगी एक EMF प्रोड्यूस होगा, जो कि ऑलरेडी आपने देखा EMI एंड AC में। एंड यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमारे पास एक DC सोर्स इसके साथ कनेक्टेड होगा, दिस इज DC सोर्स। एंड यहाँ से हमारे पास क्या होगी, यहाँ से हमारे पास करंट फ्लो होगी। एंड जैसे ही इस वाइंडिंग के थ्रू करंट फ्लो होगी, ये जो फील्ड वाइंडिंग हमारे पास है इट गेट्स एक्साइटेड बाय DC, एंड जो हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स है वो इंड्यूस हो जाता है। जैसे यहाँ पे करंट फ्लो होगी, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स इंड्यूस होगा, एंड उस फ्लक्स के कारण जो EMF हमारे पास है वो जनरेट होगा। एंड यहाँ से जो अब करंट फ्लो होगी उसको हम बोलेंगे फील्ड करंट, उस करंट को हम बोलेंगे फील्ड करंट। सो ये हमारे पास क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड टाइप DC generator. So in this type field windings are energized by a separate DC source। आपको दिख रहा होगा जो फील्ड वाइंडिंग है इसको एनर्जाइज कौन कर रहा है, एक सेपरेट DC सोर्स। एंड फ्लक्स जनरेटर डिपेंड्स ऑन दी फील्ड करंट। जो फ्लक्स यहाँ पे जनरेट होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, फील्ड करंट। फील्ड करंट कौन सी करंट, जो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग के थ्रू पास हो रही है, एंड उसी के कारण यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा। एंड फ्लक्स जब इंड्यूस होगा, फ्लक्स इंड्यूसिंग के कारण यहाँ पे जो हमारे पास EMF है वो इंड्यूस होगा। समझ में आया होगा। सो इसको हम बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड टाइप। क्या हम बोलते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड टाइप। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेल्फ एक्साइटेड टाइप। सेल्फ एक्साइटेड टाइप, जो सेल्फ एक्साइटेड टाइप है उसमें क्या होता है, जो जनरेटर होता है वो बेसिकली खुद से करंट प्रोवाइड करता है, किसमें, फील्ड वाइंडिंग में। यहाँ पे आपने देखा कि मेजर डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछे सेपरेटली एक्साइटेड टाइप एंड सेल्फ एक्साइटेड टाइप में क्या है, जो सेपरेटली एक्साइटेड टाइप हमारे पास है इसमें जो फील्ड वाइंडिंग्स होती हैं वो एनर्जाइज होती है हमारे पास, या फिर उनमें फ्लक्स हमारे पास यहाँ पे इंड्यूस होता है, एंड देन EMF जनरेट होता है। बेसिकली किसके कारण होता है, यहाँ पे हमारे पास एक DC सोर्स लगा हुआ होता है, एंड यही इसको क्या करता है, एनर्जाइज करता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड टाइप। नाउ सेल्फ एक्साइटेड टाइप की अगर हम बात करें, जो सेल्फ एक्साइटेड टाइप हमारे पास होता है, यहाँ पे जनरेटर G जो होगा वही बेसिकली यहाँ पे करंट प्रोवाइड करेगा, किसमें, जो हमारे पास फील्ड वाइंडिंग है, बाकी कुछ नहीं है। सो इन दिस टाइप द जनरेटर प्रोवाइड्स द करंट इन द फील्ड वाइंडिंग। नाउ बेसिकली ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, शंट टाइप एंड सीरीज टाइप। शंट ऑलरेडी आपको पता होगा, शंट वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। नाउ देखिए शंट टाइप हमारे पास कैसा होगा। नाउ देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास बीच में जनरेटर होगा, बीच में हमारे पास क्या होगा, जनरेटर। ये जनरेटर के आर्मेचर हमारे पास जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, दीज आर दी आर्मेचर्स। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। एंड यहाँ से हमारे पास क्या होगी, यहाँ से हमारे पास फील्ड वाइंडिंग्स होंगी, यहाँ से हमारे पास क्या होंगी, फील्ड वाइंडिंग्स यहाँ पे हमारे पास होंगी। एंड यहाँ से हमारे पास क्या होगा, लोड होगा, दिस इज L, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, दिस इज L लोड, LOAD लोड। एंड
ये जो लोड हमारे पास है, इस लोड के अक्रॉस फिर पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप होगा या फिर टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे डेवलप होगी इस लोड के अक्रॉस। नाउ देखिए करंट, ये हमारे पास क्या है, जनरेटर, ये जनरेटर का आर्मेचर 1 एंड दिस इज यहाँ पे आर्मेचर 2, ये जो आपको दिख रही है दिस इज आर्मेचर 1 एंड दिस इज आर्मेचर 2। नाउ होगा क्या, जो जनरेटर हमारे पास है यहाँ से हमारे पास करंट आएगी जिसको हम नाम देंगे आई ए करंट, आई ए करंट। ये करंट आधी यहाँ से जाएगी आधी यहाँ से जाएगी, इनकी आधी किधर जाएगी, लोड की तरफ जिसको हम आई एल लिखेंगे, एंड आधी किधर जाएगी, फील्ड वाइंडिंग्स की तरफ जिसको हम आई एफ देंगे नाम। एंड ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे लगी हुई है, दीज आर फील्ड वाइंडिंग्स, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग्स लगी हुई है। एंड जैसे ही लोड के अक्रॉस यहाँ पे करंट जाएगी, यहाँ पे लोड के अक्रॉस क्या होगा, यहाँ पे लोड के अक्रॉस बेसिकली वोल्टेज डेवलप होगी जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, क्या हम बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। नाउ अगर आप ध्यान दोगे, जो हमारे पास शंट टाइप है, बेसिक डिफरेंस यहीं पे आता है शंट टाइप एंड सीरीज टाइप में। जो शंट टाइप हमारे पास है, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग्स लगी हुई है, इसमें बेसिकली जो हमारे पास फील्ड वाइंडिंग्स लगी हुई होती हैं, दे आर पैरेलल विद द आर्मेचर, या फिर जनरेटर का जो आर्मेचर है या फिर जनरेटर के साथ जो फील्ड वाइंडिंग्स लगी हुई हैं, दे आर इन पैरेलल या फिर शंट, इसी को हम बोलते हैं शंट। समझ में आया होगा। सो शंट टाइप में क्या हो रहा है, इन दिस टाइप फील्ड वाइंडिंग्स आर इन पैरेलल और शंट विद द आर्मेचर वाइंडिंग। जो हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग है इसके साथ जो फील्ड वाइंडिंग्स हैं, दे आर इन पैरेलल। एंड बेसिकली इस टाइप के जनरेटर का हम यहाँ पे कहाँ पे यूज़ करते हैं, बैटरी चार्जिंग के लिए। अगर आपको बैटरी चार्जिंग करनी है या फिर जनरल लाइटनिंग आपको प्रोड्यूस करनी है, इसके लिए आप किसको यूज़ करते हो, शंट टाइप या फिर पैरेलल टाइप यहाँ पे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को। समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सीरीज टाइप। अब सीरीज टाइप में क्या होगा, जो फील्ड वाइंडिंग्स होंगी वो सीरीज में सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगी, किसके साथ, आर्मेचर वाइंडिंग्स के साथ। इसमें जो फील्ड वाइंडिंग्स होंगी दे विल बी इन सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग। एंड इसको बेसिकली इस टाइप के जनरेटर को हम यूज़ करते हैं जनरली एज ए बूस्टर। अगर कहीं पे हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होता है, उस वोल्टेज ड्रॉप को, यानी कि स्पेशली इन द फेडर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है हमारे पास, अगर कहीं पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ, उस वोल्टेज ड्रॉप को कंपेंसेट करने के लिए हमारे पास इस टाइप का जनरेटर यूज़ होता है, एंड ये यूज़ होता है एज ए बूस्टर। नाउ देखिए, अगर मैं यहाँ पे बेसिकली सर्किट डायग्राम बनाऊं, सो सर्किट डायग्राम जो होगा इट इज़ सिंपल। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे जनरेटर, एंड ये आर्मेचर A1, दिस इज आर्मेचर A2 हमारे पास, ये हमारे पास आर्मेचर A1 एंड ये हमारे पास आर्मेचर A2। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से हमारे पास क्या होंगी, यहाँ से हमारे पास फील्ड वाइंडिंग्स यहाँ पे कनेक्टेड होंगी, फील्ड वाइंडिंग्स यहाँ पे हमारे पास कनेक्टेड होगी इसमें। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ से इस साइड में हमारे पास लोड होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर लोड के अक्रॉस हमारे पास क्या होंगी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस या फिर टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे क्या होगी, अगेन यहाँ पे डेवलप होगी हमारे पास। सो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जनरेटर, यहाँ से करंट आई ए जाएगी, यहाँ से करंट आई ए जाएगी हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ से जो करंट जाएगी उसको हम बोलेंगे बेसिकली फील्ड करंट, एंड यहाँ से करंट जो जाएगी दैट विल बी लोड करंट। नाउ आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जो फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग है दे आर इन सीरीज। जैसे ही यहाँ से करंट जाएगी ये दोनों के थ्रू जाएगी। सो करंट जो हमारे पास है वो जो फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग है वो हमारे पास किस में है, वो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में है। एंड इस टाइप के जनरेटर को हम बोलते हैं सीरीज टाइप सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। समझ में आया होगा, नोट डाउन करिएगा। करिए नोट डाउन। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें हमारे पास है ईएमएफ इक्वेशन। नाउ ईएमएफ इक्वेशन इसमें हमारे पास, नाउ यू ऑल मस्ट बी नोइंग ईएमएफ हमारे पास क्या होता है, ईएमएफ हमारे पास होता है डी/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमारे पास। एंड इस इक्वेशन का बेसिकली यहाँ पे हम यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन निकल के आती है। अगर हम डेरिवेशन वगैरह करें सो आप छोड़िए, आपको डेरिवेशन नहीं चाहिए। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो निकल के आती है ई की, इट इज़ बेसिकली फाई पी एन जेड अपॉन 60A। सो इक्वेशन हमारे पास क्या निकल के आती है, इक्वेशन हमारे पास निकल के आती है फाई पी एन जेड अपॉन ए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ईएमएफ की इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है, ईएमएफ की इक्वेशन।
नाउ इसमें जो आपको पी दिखेगा, पी हमारे पास क्या है, पी हमारे पास है सिंपली नंबर ऑफ पोल्स, पी हमारे पास क्या है सिंपली नंबर ऑफ पोल्स ऑफ जनरेटर, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ जनरेटर हमारे पास। फिर फाई हमारा क्या है सिंपली, फाई आप सभी को पता है, फाई आप सभी को पता है, फाई हमारे पास क्या होता है, फाई हमारे पास फ्लक्स होता है, फाई हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स होता है। एन की अगर मैं बात करूं, जो एन हमारे पास है, इट इज़ बेसिकली स्पीड ऑफ हमारे पास आर्मेचर, ये हमारे पास क्या है स्पीड ऑफ आर्मेचर, एंड ये बेसिकली किस में होती है, आरपीएम में होती है, रोटेशनल्स पर मिनट में। एंड जेड की अगर मैं बात करूं, जेड हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर हमारे पास, ये सभी आपको याद रखने हैं। मे बी आपको डायरेक्ट इक्वेशन दी जाए या फिर सिंपल न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है। एंड ए जो हमारे पास है, ए की अगर मैं बात करूं, ए हमारे पास है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन आर्मेचर, नंबर ऑफ सब डेटा आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन आर्मेचर, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन आर्मेचर। नाउ ए की अगर मैं बात करूं, ए इज इक्वल टू पी एंड ए इज इक्वल टू 2, ए का वैल्यू या तो p होगा या तो हमारे पास 2 होगा, डिपेंड करेगा आपको एग्जाम में क्या दिया होगा। अगर लैप वाइंडिंग दी होगी, अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि हमने लैप वाइंडिंग यूज़ की है, तो आपको a का वैल्यू p के बराबर लेना है। एंड अगर उसने मेंशन किया होगा कि हमने वेव वाइंडिंग यूज़ की है, सो आपको a का वैल्यू कितना लेना होगा, 2। सो इट इज़ a इक्वल टू 2 फॉर वेव वाइंडिंग। सो वेव वाइंडिंग के लिए a का वैल्यू हम कितना यूज़ करेंगे, a का वैल्यू हम 2 यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास है EMF की इक्वेशन। सो EMF इज़ नथिंग हमारे पास, इट इज़ इक्वल टू 5P अपॉन 60 A। P हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ जनरेटर, फाई हमारे पास क्या है फ्लक्स, एन हमारे पास क्या है स्पीड ऑफ आर्मेचर इन आरपीएम, जेड हमारे पास क्या है टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, ए हमारे पास क्या है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन आर्मेचर, ए इक्वल P इक्वल T लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग रेस्पेक्टिवली हमारे पास। अगर आप याद रखना चाहते हो, यू कैन रिमेंबर दिस, आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 3 फेज इंडक्शन मोटर। सो यहाँ पे हमारे पास जनरेटर का काम हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारे पास जनरेटर। नाउ बात करेंगे हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की। अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करें, स्पेशली 3 फेज इंडक्शन मोटर की, जो आप क्लास 10th वगैरह में पढ़ते हो, दे आर हमारे पास जनरली 2 फेज मोटर्स, इंडक्शन मोटर्स। नाउ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये हमारे पास, बट डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल जो है वो सेम रहेगा हमारे पास। मोटर की अगर हम बात करें, मोटर हमारे पास वो डिवाइस होती है जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके इसको किस में कन्वर्ट कराती है, मैकेनिकल एनर्जी में। आप मोटर का यूज़ करते हो बेसिकली, फॉर एग्जांपल आपको पानी किसी हायर अल्टीट्यूड पे लेके जाना है, वहाँ पे आप मोटर का यूज़ करते हो। या फिर बेसिकली आप कंक्रीटिंग अगर आपको ऊपर लेके जानी है, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 स्टोरी या फिर 20 स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ पे आप मोटर्स का यूज़ करोगे। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बेसिकली हमें क्या सप्लाई करती है, उसका कन्वर्जन होता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है किसी भी मोटर की। नाउ प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, अगेन जो वर्किंग प्रिंसिपल है मोटर का भी, इट इज़ आल्सो EMI, यानी कि अगेन हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ये भी वर्क करता है, या फिर फैराडेज लॉ आप बोल सकते हो यहाँ पे। दैट इज EMI मतलब यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ EMF इन अ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। बट यहाँ पे जो फील्ड होगी दैट विल बी अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पे कौन सी फील्ड हमारे पास इन्वॉल्व होगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान में आपको रखना है। नाउ कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, मोटा मोटा जो हमारे पास मोटर तो आप सभी ने देखा होगा। मैं अब इसके इंटरनल कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा। सो अगर हम इंटरनल कंस्ट्रक्शन की बात करें, बेसिकली इसमें 2 मेन पार्ट्स हमारे पास होते हैं, वन इज स्टार्टर एंड दूसरा हमारे पास रोटर। एक तो हमारे पास स्टार्टर, दूसरा हमारे पास रोटर, या फिर स्टेटर भी आप इसको बोल सकते हो, वट एवर प्रोनाउंसिएशन होगी आपकी। सो अगर हम स्टार्टर की बात करें, जो स्टार्टर हमारे पास होता है, जो ये आपको दिख रहा है, जो ये आपको दिख रहा है, ये स्लॉट्स इनको इंक्लूड करके ये जो आपको दिख रहा है, या फिर यहाँ पे देखिए
वेट ए सेकंड, ये जो आपको दिख रहा है ये बाहर वाला पोर्शन, इसको आप फिलहाल छोड़िए, जो अंदर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है इसको आप छोड़िए। जो ये बाहर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं बेसिकली स्टार्टर। इट इज स्टैटिक पार्ट ऑफ मोटर। ये एक मोटर का MOTOR, ये एक मोटर क्या होता है हमारे पास, स्टैटिक पार्ट, यानी कि ये बेसिकली मूव नहीं करता है। सो इट्स नॉट ए मूविंग पार्ट। कौन, स्टेटर। आपको यहाँ पे वर्ड पढ़ के ही यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, रोटर एंड स्टार्टर। जो स्टार्टर हमारे पास क्या है, ये क्या है, स्टैटिक, यानी कि इट इज़ नॉट मूविंग। एंड जो रोटर हमारे पास है अंदर जो आपको दिख रहा होगा, यही बेसिकली क्या करता है, यही बेसिकली रोटेट करता है, यही बेसिकली क्या करता है, और रोटेट करता है। नाउ अगर हम इसी स्टार्टर की बात करें, इट इज़ सराउंडेड बाय ए स्टैटिक फ्रेम। ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक वाला, ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रेम। किस लिए, ताकि जो अंदर वाले पोर्शंस हमारे पास हैं या फिर जो अंदर वाले पार्ट्स हमारे पास हैं इनको प्रोटेक्शन मिल जाए। फॉर एग्जांपल आपके हाथ से गिर गया मोटर, या फिर इसके ऊपर कुछ आके गिरा, सो ये बेसिकली इसको शील्ड करने के लिए, कौन, स्टैटिक फ्रेम। नेक्स्ट, इट हैज स्लॉट्स ऑन द इनर पोर्शन। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि इनर पोर्शन में जो स्टैटर हमारे पास है इसमें आपको स्लॉट्स दिख रहे होंगे, इसमें आपको क्या दिख रहे होंगे, स्लॉट्स, इसलिए मैंने 2 डायग्राम्स यहाँ पे ली है। अच्छा, वायर 3 फेज वाइंडिंग इज कनेक्टेड एंड इन्हीं स्लॉट्स में क्या किया जाता है, यहाँ पे 3 फेज वाइंडिंग जो आपको ये दिख रही है, जो आपको ये स्लॉट्स दिख रहे हैं ना, इनमें हम क्या कर रहे हैं, इनमें हम बेसिकली 3 फेज वाइंडिंग्स को कनेक्ट कर रहे हैं। पहले आपने देखा कि ये खाली स्लॉट्स हैं पहली डायग्राम में, ना दूसरी डायग्राम में आप देख रहे हो कि इनमें अब कुछ भरा हुआ है। ये जो है ना, दीज आर 3 फेज वाइंडिंग्स हमारे पास, ये क्या हमारे पास है, 3 फेज वाइंडिंग। सो इनको हम इसके साथ बेसिकली क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं इनर साइड में। द कोर ऑफ स्टेटर कॉन्सिस्ट ऑफ लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। जो इसका कोर होता है हमारे पास, जो स्टेटर होता है हमारे पास या फिर स्टार्टर हमारे पास होता है, इसका जो कोर हमारे पास होता है, इट हैज़ बीन मेड अप ऑफ, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा ये वाला कोर जो आपको दिख रहा है, जो ग्रे में आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली किसका बना हुआ होता है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील, ताकि हमारे पास क्या रिड्यूस हो जाए, ताकि हमारे पास ईडी लॉसेस रिड्यूस हो जाए। एंड ऑलरेडी मैंने आपके साथ अलग अलग लॉसेस डिस्कस किए हैं। ईडी लॉस क्या होता है हमारे पास, कॉपर लॉस क्या होता है, सेम वही फंडा यहाँ पे भी होता है अप्लाई, सेम वही फंडा यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अलग अलग लॉस ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं एंड किन लॉसेस के लिए हम क्या करते हैं ये सब ऑलरेडी हमने देखा है। सो बेसिकली ये जो हमारे पास लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील होता है, ये बेसिकली ईडी लॉस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। सो ये हमारे पास है किसका कंस्ट्रक्शन, दिस इज बेसिकली हमारे पास स्टेटर, ये हमारे पास स्टेटर का कंस्ट्रक्शन। नाउ अंदर हमारे पास क्या लगा हुआ है, अंदर हमारे पास है रोटर, अंदर हमारे पास है रोटर। नाउ अब हम देखेंगे रोटर को। नाउ रोटर की अगर मैं बात करूं, नाम से ही पता चल रहा है इट इज़ अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ मोटर। सो ये मोटर का कौन सा पार्ट है, रोटेटिंग पार्ट। एंड इट कॉन्सिस्ट ऑफ ए लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील, इसमें भी इसका जो कोर होता है वो भी लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होता है, सेम कि हमारे पास ईडी लॉसेस जो है वो रिड्यूस हो जाए। अच्छा, ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ रोटर देयर आर पैरेलल स्लॉट्स। आपको यहाँ पे दिख रहे हैं एक स्लॉट, यहाँ पे दूसरा स्लॉट, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा। अगर आप देखोगे इनको अंदर, ये आपस में क्या होंगे, अगर आप इसका इनर व्यू देखोगे, ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में पैरेलल होंगे, ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में पैरेलल होंगे। यानी कि अगर आप इसको अंदर की ओर देखोगे बनाते हुए, ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में पैरेलल होंगे। सो ये जो स्लॉट्स हैं ये आपस में पैरेलल होते हैं। अच्छा, इन्हीं स्लॉट्स में हम बेसिकली क्या करते हैं, कंडक्टर बार या फिर रोटर कंडक्टर को हम क्या करते हैं, प्लेस। जो आपको ये दिख रहे हैं, जो आपको ये पर्पल में दिख रहे होंगे ना, यही हमारे पास है, यही हमारे पास है। इसको हम कंडक्टर बार बोलते हैं या फिर सिंपली रोटर कंडक्टर, यानी कि इनमें हम बेसिकली कंडक्टर्स को प्लेस कर रहे हैं या फिर वायर्स आप बोल सकते हैं, इनको प्लेस करते हैं। अच्छा, विच इज़ माउंटेड विथ शाफ्ट एंड इज कनेक्टेड एट द एंड्स विद रिंग्स। एंड इसमें बेसिकली आपको इन साइड में दिख रहा भी होगा, इसमें अंदर हमारे पास क्या होता है, अंदर हमारे पास शाफ्ट भी होता है। सो ये शाफ्ट के साथ बेसिकली वाइंडेड होते हैं। एंड इनके लास्ट में जो कंडक्टर्स हमारे पास हैं कितने हैं, फॉर एग्जांपल 4। यहाँ पे देखिए, ऐसे मैं फिगर को यहाँ पे ड्रा करूँगा, वेट ए सेकंड, वेट ए सेकंड, वेट ए सेकंड यार। अगर ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका फॉर एग्जांपल बैक व्यू होगा, समझिएगा, क्योंकि इसका पीछे वाला व्यू भी होगा। सो पर्पल 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 कलर कहाँ से बनेगा। सो
ये एक कंडक्टर हमारे पास यहाँ पे, ये दूसरा कंडक्टर, ये एक और कंडक्टर, ये एक और कंडक्टर। सो ये हमारे पास बेसिकली ऐसे होगा, दिस इज़ लाइक दिस। ये हमारे पास बेसिकली ऐसे होगा, ये हमारे पास बेसिकली ऐसे यहाँ पे होगा, एंड ये हमारे पास बेसिकली ऐसे होगा। आपको समझ में आया होगा कि ये बेसिकली कैसे अंदर कनेक्टेड है। सो ये क्या मैंने ड्रा किया यहाँ पे, दीज आर रोटर कंडक्टर। रोटर कंडक्टर, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, कंडक्टर जो आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको खाली एक डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको खाली एक डॉट दिख रहा होगा। ये मैंने आपको इसका इनर व्यू दिखाया कि अंदर बेसिकली ये कैसे कनेक्टेड है, अंदर ये कैसे कनेक्टेड है। एंड ये बेसिकली ये जो कंडक्टर्स हमारे पास कनेक्टेड होते हैं, ये एंड्स में आपको दिख भी रहा होगा, ये रिंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये रिंग्स के साथ बेसिकली कनेक्टेड होते हैं। क्यों रिंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं? ताकि हमारे पास जो सर्किट है, अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल करंट आएगी, फिर ये करंट वापस आएगी, यानी कि यहाँ पे हमारा बेसिकली एक जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाए। इसीलिए बेसिकली हमने यहाँ पे रिंग्स वगैरह भी कनेक्ट किए हैं। सो ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ रोटर देयर आर पैरेलल स्लॉट्स वायर कंडक्टर बार या फिर रोटर कंडक्टर इज प्लेस्ड विच इज माउंटेड विथ शाफ्ट एंड इज कनेक्टेड एट एंड्स विद रिंग्स, जिनको हम बोलते हैं एंड रिंग्स। सो आपको कंस्ट्रक्शन पूरा समझ में आया होगा किसका, बेसिकली 3 फेज इंडक्शन मोटर का। सो मेन यही है इसका। सो स्टार्टर भी आपको समझ में आया होगा, इसका कंस्ट्रक्शन भी, एंड देन आपको यहाँ पे रोटर का कंस्ट्रक्शन भी समझ में आया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब हम वर्किंग की। नाउ वर्किंग की अगर मैं बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, जो 3 फेज AC सप्लाई होती है इसको हम देंगे। सो हम बेसिकली क्या करेंगे, 3 फेज AC सप्लाई कनेक्ट करेंगे, एंड ये बेसिकली हम किसको देंगे, जो स्टेटर वाइंडिंग हमारे पास है, जो स्टेटर वाइंडिंग हमारे पास है, इसको हम क्या देंगे, इसको हम बेसिकली AC सप्लाई करेंगे। अच्छा, जिसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है ऑन इनर साइड ऑफ स्टेटर। ध्यान दीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस होती है, एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इट इज़ जस्ट लाइक दिस, देखिए ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ऐसे यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ध्यान दीजिए ऐसे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है हमारे पास। समझ में आया होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ऑन इनर पोर्शन ऑफ स्टेटर। अच्छा, दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड, ये हमेशा रोटेट करती है एट सिंक्रोनस स्पीड, एंड कटस दी रोटर कंडक्टर, जो हमारे पास रोटर कंडक्टर होता है उसको कट करती है, एंड जिसके कारण हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्लक्स पहले यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है, एंड उस फ्लक्स के कारण यहाँ पे हमारे पास जो EMF है वो इंड्यूस हो जाता है किसमें, रोटर कंडक्टर में। किसमें, रोटर कंडक्टर में। इट इज़ लाइक दिस सिंक्रोनस स्पीड, इट इज़ लाइक दिस, देखिए इट इज़ लाइक दिस, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। सो ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ऐसे यहाँ पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है एट सिंक्रोनस स्पीड, जो कि बेसिकली कट करती है किसको, जो रोटर कंडक्टर है उसको कट करती है, एंड बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो EMF है वो इंड्यूस हो जाता है। क्योंकि रोटर कंडक्टर ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया बेसिकली कैसे होगा, रोटर कंडक्टर ऐसे अंदर होगा, एंड ऐसे यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, एंड इस रोटर कंडक्टर को क्या करती हैं, कट। देखिए ऐसे अंदर, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस होती है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे हमारे पास अंदर क्या होती है, ऐसे हमारे पास अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। एज दी रोटर कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ एंड रिंग्स, सो आपने देखा यहाँ पे ये एंड रिंग से कनेक्ट किया हुआ है हमारे पास। इट फॉर्म्स ए कंप्लीट सर्किट एंड ड्यू टू इंड्यूस्ड EMF करंट सर्कुलेट्स इन दी कंडक्टर। ऑलरेडी मैंने आपको बोला रिंग्स हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमारे पास जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाए, एंड करंट जो है वो सर्कुलेट करेगी इन दी कंडक्टर, एंड ड्यू टू दिस कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे होगी वो प्रोड्यूस होगी, एंड जिसको हम एक और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, रोटर मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम क्या बोलेंगे, रोटर मैग्नेटिक फील्ड, ये यहाँ पे क्रिएट होगी, एंड ड्यू टू विच, क्योंकि अगर 2 बार यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगी, उसके कारण क्या होगा, जो कंडक्टर हमारे पास है वो एक्सपीरियंस करेगा एक्सटर्नल फोर्स, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टॉर्क, जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। सो 2 फील्ड के कारण, एक हमारे पास जो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, दूसरी हमारे पास जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई,
इन दो फील्ड्स के कारण बेसिकली यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, या फिर एक्सटर्नल फोर्स यानी कि कंडक्टर जो है वो बेसिकली एक्सपीरियंस क्या करेगा, वो यहाँ पे बेसिकली फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एंड जो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो हम फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, वो हम बेसिकली फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। सो ये है मोटी मोटी वर्किंग किसकी, यहाँ पे हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर की। समझ में आई होगी। समझ में आई होगी। सो व्हेन दिस टॉर्क एक्ट टेंजेंशियली टू द रोटर, सो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हुआ या फिर फोर्स प्रोड्यूस हुआ, एंड जब ये टॉर्क एक्ट करेगा टेंजेंशियली किसके ऊपर, रोटर के ऊपर, रोटर जो है वो यहाँ पे रोटेट करना स्टार्ट करेगा। एंड किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एंड होगा क्या, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास है वो फाइनली किस में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी में। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर। समझ में आया होगा। नाउ 3 फेज इंडक्शन मोटर की अगर हम बात करें, इसमें और भी टर्म्स आपको दी गई हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपको स्लिप का कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट दिया गया है, स्पीड, टॉर्क वगैरह, ये सब हम देखेंगे। नाउ जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो किस स्पीड में, वो हमेशा रोटेट करती है एट सिंक्रोनस स्पीड। नाउ इस स्पीड को पहले हम निकालते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, पहले हम इस स्पीड को निकालेंगे। सो इसको हम डिनोट करते हैं बाय NS, इस स्पीड को जो हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो सिंक्रोनस स्पीड जो हमारे पास है, इट इज़ NS एंड इट इज़ इक्वल टू 120 F/P हमारे पास। सो ये हमारे पास क्या है, 120 F/P, एंड ये बेसिकली हमारे पास किस में होगी, RPM इसमें होगी। एंड दिस इज रोटेशन पर मिनट। आप सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ एफ क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। एफ यहाँ पे हमारे पास क्या है, एफ यहाँ पे हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, एफ यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। एंड पी ऑलरेडी हमने देखा डीसी जनरेटर में, इट इज़ बेसिकली नंबर ऑफ पोल्स, इट इज़ बेसिकली नंबर ऑफ पोल्स। सो ये हमारे पास क्या है, पी नंबर ऑफ पोल्स, ये हमारे पास क्या है, पी नंबर ऑफ पोल्स। सो इतना आपको ध्यान में रखना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नाउ ये तो आपने NS देखा, NS हमारे पास क्या है, सिंक्रोनस स्पीड। एक और स्पीड यहाँ पे हमारे पास होती है, दैट इज रोटर स्पीड, क्योंकि रोटर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्योंकि दो मैग्नेटिक्स यहाँ पे हमारे पास, दो मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुई। एक तो इनर ऑफ स्टेटर में, फिर हमारे पास रोटर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हुई। नाउ जो रोटर स्पीड हमारे पास होती है, रोटर स्पीड को हम डिनोट करते हैं किससे, NR से। रोटर स्पीड को हम डिनोट करते हैं NR से। एंड याद रखिएगा कि जो हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड होती है NS, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन रोटर स्पीड NR। सो NS हमारे पास हमेशा ग्रेटर होता है किसके, किसके, NR के। अब ये इक्वल क्यों नहीं होते हैं, अगर ये इक्वल होंगे सो उसके कारण क्या होगा, जो रिलेटिव मोशन होगा वो ज़ीरो होगा। इसीलिए NS हमेशा ग्रेटर होता है NR से, ताकि जो रिलेटिव मोशन हमारे पास है, रिलेटिव मोशन हमारे पास ज़ीरो ना हो जाए, रिलेटिव मोशन हमारे पास ज़ीरो ना हो जाए। सो ये हमारे पास क्या है, स्पीड की इक्वेशन, ये हमारे पास है स्पीड की इक्वेशन। NS इज इक्वल टू 120 F/P, NS इज इक्वल टू 120 F/P। F क्या है, फ्रीक्वेंसी, P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स। नाउ अब आप क्या कर सकते हो, आप फ्रीक्वेंसी को अलग से निकाल सकते हो, आप फ्रीक्वेंसी को इसी इक्वेशन से निकाल सकते हो। बट बिफोर दैट पहले हम यहाँ पे स्लिप को देखेंगे, हमारे पास स्लिप क्या है। नाउ अगर हम स्लिप की बात करें, स्लिप हमारे पास है सिंपली NS माइनस NR अपॉन में NS। सो ऊपर आप क्या ले रहे हो, ऊपर आप, इट इज़ बेसिकली दी रेशियो ऑफ, इट इज़ बेसिकली दी रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन, रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन किसमें, सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड डिवाइड बाय यहाँ पे हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड। सो इट इज़ NS माइनस NR अपॉन NS। सो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है स्लिप। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिकली स्लिप, क्योंकि NR भी हमारे पास किस में होगा, NR भी हमारे पास RPM में ही होगा। सो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्लिप। जब आप NS माइनस NR करोगे डिवाइड बाय NS, सो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्लिप। नाउ स्लिप स्पीड भी हमारे पास यहाँ पे
चीज़ होती है एक। एंड स्लिप स्पीड क्या होती है, इट इज़ बेसिकली एन एस माइनस एन आर। जो ऊपर आपको यहाँ पे न्यूमिनेटर में जो टर्म दिख रही है दैट इज एन एस माइनस एन आर, इस चीज़ को हम बोलते हैं स्लिप स्पीड। सो आप बोल सकते हो जो स्लिप स्पीड हमारे, जो सिंपली स्लिप हमारे पास है, जो स्लिप हमारे पास है, इट इज स्लिप स्पीड, इट इज स्लिप स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड अपॉन एन एस। एन एस क्या है, सिंक्रोनस स्पीड। सो इट इज बेसिकली स्लिप स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड। कौन, स्लिप हमारे पास। नाउ ये तो हमने बात की स्लिप की। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। एंड इसको हम बोलते हैं स्टेटर फ्रीक्वेंसी भी। सो इसको हम स्टेटर या फिर स्टार्टर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय एफ एस। सो सिंपली इस इक्वेशन से आप क्या करेंगे, एफ को निकालेंगे। जब आप एफ निकालोगे, एफ आपके पास किसके बराबर होगा, पी ऊपर जाएगा। सो इट विल बी पी इंटू एन एस डिवाइड बाई 120। सो इट विल बी पी इंटू एन एस डिवाइड बाई 120। ये हमारे पास होती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। सो ये हमारे पास है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ना फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन मुझे यहाँ पे बताने की नीड नहीं है, क्योंकि क्लास 9th में ही आप फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ते हो। सो ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। एंड कौन सी फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं स्टेटर फ्रीक्वेंसी, स्टेटर या फिर स्टार्टर फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास है स्टार्टर फ्रीक्वेंसी। नाउ अगर हम रोटर फ्रीक्वेंसी को निकालें, क्योंकि उसकी अलग फ्रीक्वेंसी होगी अपने पास, रोटर फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूँ, उसको हम डिनोट करेंगे किससे, एफ आर से। एंड बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एन एस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, एन एस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। या फिर बेसिकली जब हम इस इक्वेशन एंड इस इक्वेशन को, ध्यान दीजिएगा वेट ए सेकंड, जब हम इस इक्वेशन एंड इस इक्वेशन को कोरिलेट करेंगे, हमारे पास रोटर फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी। एंड वो हमारे पास निकल के आती है पी इंटू एन एस माइनस एन आर अपॉन में 120। सो हमारे पास इतनी फ्रीक्वेंसी निकल के आती है। कौन सी, रोटर फ्रीक्वेंसी। कौन सी, रोटर फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर अगर हम इनके बीच रिलेशन देखें, जो हमारे पास रोटर फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज़ सिंपली स्लिप, बट कौन सी स्लिप, पर यूनिट स्लिप इनटू हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। एंड कौन सी फ्रीक्वेंसी, स्टेटर फ्रीक्वेंसी। सो ये हमारे पास है रोटर फ्रीक्वेंसी। सो रोटर फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके बराबर होती है, इट इज़ बेसिकली स्लिप इनटू हमारे पास स्टार्टर फ्रीक्वेंसी। सो ये हो गई बात फ्रीक्वेंसीज की। सो ये हो गई यहाँ पे बात फ्रीक्वेंसीज की। स्लिप क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये भी आपने नोट डाउन किए। नेक्स्ट हमारे पास है टॉर्क। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे टॉर्क। नाउ टॉर्क की अगर हम बात करें, जो टॉर्क हमारे पास है टी, इट इज इक्वल टू 3 अपॉन एन एस इंटू वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन, ध्यान दीजिएगा R2 अपॉन एस यानी कि स्लिप का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे x2 का स्क्वायर। थोड़ा समझ में आ रहा होगा इक्वेशन कहाँ से आई होगी, LCR सर्किट को थोड़ा याद करिए, R2 अपॉन एस। सो ये हमारे पास होती है टॉर्क की इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन फॉर टॉर्क ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। नाउ इसमें जो V हमारे पास है, ये क्या है, V की अगर मैं बात करूं, इट इज सिंपली वोल्टेज सप्लाई। V हमारे पास क्या है, सिंपल भाषा में वोल्टेज सप्लाई। NS अब आपको पता ही है, इट इज बेसिकली सिंक्रोनस स्पीड। एंड देन सिंक्रोनस स्पीड के बाद इसमें हमारे पास R2 क्या है, इट इज बेसिकली रोटर रेजिस्टेंस, रोटर की रेजिस्टेंस। अच्छा, X2 क्या है बताइए, X किसके लिए हम यूज़ करते थे, रिएक्टेंस के लिए। सो इट इज़ रोटर रिएक्टेंस, इट इज़ बेसिकली रोटर रिएक्टेंस। एंड S यहाँ पे क्या है हमारे पास, इट इज़ बेसिकली स्लिप। सो ये हमारे पास है, ये हमारे पास है टॉर्क। ये हमारे पास क्या है, टॉर्क। नाउ मैक्सिमम टॉर्क की भी इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा। सो ये तो होगी टॉर्क।
नाउ आपसे कभी कभार मैक्सिमम टॉर्क भी पूछी जाती है। सो बताइए टॉर्क किन के ऊपर डिपेंड है? टॉर्क इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड हमारे पास है। नाउ मैक्सिमम टॉर्क की अगर मैं बात करूँ टामैक्स की, अच्छा मैक्सिमम टॉर्क हमारे पास कब एक्ट करता है? जब हमारे पास स्लिप का वैल्यू कितना होगा? स्लिप का वैल्यू हमारे पास होगा R2/x2, यानी कि स्लिप हमारे पास होगी इक्वल टू रेशियो ऑफ रोटर रेजिस्टेंस टू रोटर रिएक्टेंस हमारे पास। या फिर सिंपली आप बोलोगे जो हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क होती है, ध्यान दीजिएगा, जो मैक्सिमम टॉर्क ओकर करती है वो हमेशा ओकर करती है एट स्लिप इक्वल टू 1, यानी कि जब हमारे पास स्लिप का वैल्यू 1 होगा या फिर 100%। देयरफॉर जब आप इस इक्वेशन में s इक्वल टू 1 डालोगे सो होगा क्या? हमारे पास R2 विल बी इक्वल टू x2। जो R2 हमारे पास होगा वो किसके बराबर होगा? x2 के बराबर। देयरफॉर जब आप ऊपर वाली इक्वेशन में R2 इक्वल टू x2 डालोगे आपका जो टी मैक्स है वो निकल के आएगा बेसिकली हमारे पास 3/2ns इंटू v² अपॉन x2। ये हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क की इक्वेशन निकल के आती है। ये हमारे पास क्या आती है? मैक्सिमम टॉर्क की इक्वेशन निकल के आती है। सो दिस इज मैक्सिमम टॉर्क एंड ये हमारे पास जनरल टॉर्क। ये हमारे पास जनरल टॉर्क की इक्वेशन, ये हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क की इक्वेशन। सो नोट डाउन करिए। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो टी मैक्स हमारे पास है, मैक्सिमम टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड है? सो ये बेसिकली एन एस के ऊपर डिपेंड है, सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड में बताइए इक्वेशन क्या थी? 120 F/p। देयरफॉर अगर सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर डिपेंड है, देयरफॉर ये F और P पे भी डिपेंड होगी। देयरफॉर टाउ मैक्स डिपेंड्स ऑन क्या क्या? पहला यहाँ पे एन एस यानी कि सिंक्रोनस स्पीड। इसी में आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड है। अच्छा पी के ऊपर भी डिपेंड हमारे पास है। साथ में आपको इस इक्वेशन में वी भी दिख रहा होगा। सो दूसरा आप बोल सकते हो वी या फिर ये ईएमएफ के ऊपर भी डिपेंड हमारे पास है। एंड साथ ही में एक्स भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। साथ ही एक्स में यानी कि इंडक्टेंस के ऊपर भी ये डिपेंड है। क्या ये इंडक्टेंस नहीं, रिएक्टेंस के ऊपर भी ये डिपेंड है। क्या ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है? क्या इसमें आपको आर दिख रहा है? सो बेसिकली ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं है ये इक्वेशन। सो नॉट डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टेंस नॉट डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टेंस। सो जो मैक्सिमम टॉर्क हमारे पास होती है ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, बल्कि किसके ऊपर डिपेंड होती है? सिंक्रोनस स्पीड यानी कि फ्रीक्वेंसी, एंड आप बोल सकते हो नंबर ऑफ पोल्स, फिर वोल्टेज या फिर ईएमएफ, एंड साथ ही में आप बोल सकते हो रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड नहीं होती है, बट टॉर्क जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है, बट मैक्सिमम टॉर्क में आपको आर कहीं पर भी नहीं दिख रहा होगा। सो ये था हमारे पास क्या? ये था हमारे पास आपका इंडक्शन मोटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, इट इज़ बेसिकली सोल्डरिंग एंड फ्लक्स। सोल्डरिंग एंड फ्लक्स आपने देखा होगा अपनी डे टू डे लाइफ में भी, जब आप फॉर एग्जांपल फ़ोन ठीक कराने के लिए या फिर रेडियो हो गया या फिर टेलीविज़न हो गया, आपने देखा होगा जब आप एक मैकेनिक के पास लेके जाते हो। सो इस टाइप से वो वहाँ पे कुछ करता है। सो ये जो फिनोमेना यहाँ पे ओकर कर रही है, ये जो प्रोसेस यहाँ पे ओकर कर रही है, इसी को हम बोलते हैं सोल्डरिंग। क्या बोलते हैं? सोल्डरिंग। नाउ ध्यान दीजिएगा, पहली बात चलिए यहीं पे पहले समझाएंगे कि सोल्डरिंग का काम क्या है, फिर हम डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। सोल्डरिंग का काम होता है सिंपली, स्पेशली अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका काम होता है, यहाँ पे आपको मदरबोर्ड दिख रहा होगा, पढ़ा होगा आपने कंप्यूटर वगैरह में भी, मदरबोर्ड, दिस इज़ मदरबोर्ड। सो ये हमारे पास क्या है? मदरबोर्ड, या फिर कोई सर्किट बोर्ड होगा हमारे पास। इनको रिपेयर करने के लिए सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड, इनको रिपेयर करने के लिए, यहाँ पे कनेक्शन जोड़ने के लिए, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किसका हम यूज़ करते हैं? सोल्डरिंग का। एंड कभी कभार प्लम्बिंग हमारे पास होती है, हमारे घरों में जो प्लम्बिंग यूज़ होती है उसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं? कभी कभार सोल्डरिंग का, ताकि हम किनको ज्वाइन करें? दो पाइप्स को हम ज्वाइन करें, बट हमेशा याद रखिएगा जिनका क्रॉस सेक्शन जो होगा वो काफ़ी स्मॉल होगा, उन पाइप्स के लिए हम बेसिकली सोल्डरिंग का यूज़ करते हैं। नाउ सोल्डरिंग की अगर मैं बात करूँ, सोल्डरिंग डिफरेंट होता है किससे? वेल्डिंग से। एंड स्पेशली अगर कोई यहाँ पे सिविल इंजीनियर होगा जिसने ये कोर्स लिया होगा एंड उसको डिटेल में पता होगा कि वेल्डिंग हमारे पास क्या होती है। जो वेल्डिंग हमारे पास होती है, वेल्डिंग में जो टेम्परेचर यूज़ होता है, वेल्डिंग में वो काफ़ी हाई टेम्परेचर यूज़ होता है, अदरवाइज दोनों प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। सोल्डरिंग की अगर हम बात करें, सोल्डरिंग में जो टेम्परेचर होता है इट इज़ लो एज कम्पेयर टू वेल्डिंग।
वेल्डिंग में काफ़ी हाई टेम्परेचर हमारे पास यूज़ होता है। सोल्डरिंग की अगर हम बात करें, इसमें जनरली 450 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है हमारे, या फिर उसके नीचे। बट वेल्डिंग में 2000 3000 के ऊपर भी हमारा जो टेम्परेचर है वो चला जाता है। फिर वेल्डिंग के अलग अलग टाइप्स हमारे पास होते हैं, गैस टंगस्टन आर्क, शील्डेड मेटल का मेटल आर्क, या फिर मेटल आर्क वेल्डिंग, या फिर लेज़र वेल्डिंग पढ़ा होगा आपने अगर कोई इंजीनियर होगा यहाँ पे, स्पेशली सिविल इंजीनियर। एंड फिर अगर हम वेल्डेड जॉइंट्स की बात करें, फिर आप बट जॉइंट पढ़ते हो, फिर आप लैप जॉइंट पढ़ते हो, जब आप डिफरेंट मेटेलिक शीट्स को क्या करते हो, आपस में जोड़ते हो, स्पेशली कंस्ट्रक्शन में या फिर प्रैक्टिकल साइट में। बट यहाँ पे थोड़ी डिफरेंस है, क्योंकि ये आप कहाँ पे देख रहे हो, या बेसिकली जनरली यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स में। सो आपके पास उतने बड़े बड़े लार्ज क्रॉस सेक्शंस नहीं होते, यहाँ पे स्मॉलर क्रॉस सेक्शंस आपको जोड़ने होते हैं, इसलिए आप वेल्डिंग नहीं करोगे, आप सोल्डरिंग की तरफ जाओगे, आप किसी तरफ जाओगे, सोल्डरिंग की तरफ। अदरवाइज प्रोसेस या फिर फिनोमेना ऑलमोस्ट दोनों में सेम होता है। सो सोल्डरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू मेटल सरफेस टुगेदर यूजिंग ए फिलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सोल्डर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं। सो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है शीट 1 एंड ये मेरे पास है शीट 2, इन शीट्स को हम यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको जोड़ते हैं यूजिंग ए फिलर, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, सोल्डर। क्या हम बोलेंगे, सोल्डर बेसिकली। नाउ द सोल्डिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग द सरफेस टू बी जॉइनेड। अच्छा, आपको क्या करना होता है, जो सरफेस आपको ज्वाइन करनी है, इनको क्या करते हो, आप हीट अप करते हो, एंड मेल्टिंग दिस सोल्डर, जो सोल्डर है उसको आप मेल्ट करते हो, विच इज़ देन अलाउड टू कूल, जिसको आप अलाउ करते हो कूल होने के लिए। एंड देयरफॉर यहाँ पे इन दोनों के बीच, इन सरफेस के बीच क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट होता है, जैसे आप वेल्डिंग में देखते हो। जनरली द टेम्परेचर इन सोल्डिंग इज वेरी लेस दैन दैट ऑफ वेल्डिंग। ऑलरेडी मैंने आपको बोला, वेल्डिंग में काफ़ी हाई टेम्परेचर हमारे पास यूज़ होता है, एंड सोल्डरिंग में जो जनरल टेम्परेचर हमारे पास होता है सोल्डरिंग में, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, इट इज़ जनरली लेस देन 450 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के नीचे हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, किसमें, सोल्डरिंग में। नाउ बेनिफिट्स क्या है, समझ में आया होगा आपको। बेसिकली कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो वायर्स हमारे पास हैं, या फिर कंडक्टर्स हमारे पास हैं, या फिर मदरबोर्ड में कनेक्शन हमारे पास हैं, इनमें कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, या फिर साथ ही में इनको कोरोजन रेजिस्टेंट बनाने के लिए, कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए किसका हम यूज़ करते हैं, सोल्डरिंग का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्डर टाइप्स। बेसिक दो टाइप्स हैं, वन इज लेड बेस्ड एंड दूसरा हमारे पास लेड फ्री। लेड बेस्ड जो हमारे पास होगा उसमें आपको लेड एंड टिन का कॉम्बिनेशन मिलेगा। लेड फ्री जो हमारे पास है, अगर मैं लेड फ्री की बात करूं, उसमें आपको टिन मिलेगा, एजी मिलेगा, एजी मतलब सिल्वर, एंड साथ में सी यू मतलब कॉपर। इसको कभी कभार SSC भी बोला जाता है। एस मतलब यहाँ पे SN मतलब टिन, एजी मतलब सिल्वर, अच्छा CU मतलब कॉपर, CU मतलब कॉपर। इनका कॉम्बिनेशन यूज़ होता है किसमें, लेड फ्री में। क्योंकि यू ऑल नो दैट इन्वायरमेंट में आप सभी ने पढ़ा होगा, जो लेड हमारे पास होता है PB, इट इज़ ए टॉक्सिक एलिमेंट। ये हमारे पास क्या होता है, टॉक्सिक एलिमेंट्स में काउंट होता है। जैसे मरकरी हमारे पास होता है, आर्सेनिक हमारे पास होता है। एंड फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा यहाँ पे सोल्डरिंग कर रहा है, एंड गलती से इसके मुंह में चला गया ये। सो होगा क्या, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है, सो ये बेसिकली कैंसरस भी होता है, ये बेसिकली कैंसरस भी होता है, एंड हार्ट रिलेटेड डिजीज़ भी इससे प्रोड्यूस होती है। सो देयरफॉर लेड फ्री भी अवेलेबल हमारे पास होते हैं, एंड लेड बेस्ड भी हमारे पास होते हैं। लेड बेस्ड सोल्डर की अगर हम बात करें, ये ट्रेडिशनल सोल्डर हमारे पास होता है, जिसको हम 60-40 के नाम से भी जानते हैं। 60-40 मतलब इसमें टिन और लेड का कॉम्बिनेशन कितना हमारे पास, इसमें टिन और लेड का कॉम्बिनेशन हमारे पास, इसी को हम बोलते हैं बेसिकली 60-40। टिन बेसिकली हमारे पास इसमें 60 होगा, एंड लेड इसमें कितना होगा, 40, एंड जिसमें 60-40 कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम बेसिकली जनरली सॉफ्ट सोल्डर भी बोलते हैं। नाउ लेड बेस्ड सोल्डर इज बीइंग यूज्ड लेस ड्यू टू एनवायरमेंटल कंसर्न, जो मैंने आपको बोला, एंड आजकल जो पॉपुलर है मार्केट में, दैट इज लेड फ्री सोल्डर, दैट इज लेड फ्री सोल्डर। नेक्स्ट फर्दर टाइप 2 की अगर हम बात करें, ऑन द बेस ऑफ सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस, हमारे पास फर्दर दो टाइप्स के सोल्डर्स हैं, वन इज सॉफ्ट सोल्डरिंग एंड दूसरा हमारे पास हार्ड सोल्डरिंग। सॉफ्ट सोल्डरिंग की अगर हम बात करें, इसमें जो टेम्परेचर होता है, इट इज लेस देन 400 डिग्री सेल्सियस, एंड जो हमारे पास हार्ड सोल्डरिंग होता है, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 450 के अबव चला जाता है, एंड फिर बेसिकली इसको हम सोल्डरिंग नहीं बोलते हैं, हम इसके लिए अलग टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज ब्रेजिंग। एंड सोल्डरिंग टर्म हम जनरली सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए यूज़ मानते हैं। मीन्स जो सॉफ्ट सोल्डरिंग है, इट इज़ बाई डिफॉल्ट सोल्डरिंग, एंड हार्ड सोल्डरिंग जो है, इसको आप सोल्डरिंग नहीं बोल सकते हो, आप इसको क्या बोलोगे, ब्रेजिंग बोलोगे। क्या इसको बोलोगे, ब्रेजिंग बोलोगे। एंड यहाँ पे कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है। सॉफ्ट सोल्डर, इसको याद रखिएगा एंड अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। फिर हमारे पास मीडियम सोल्डर,
फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक शोल्डर, फिर हमारे पास पल्मनरी शोल्डर, यानी कि जो हम प्लम्बिंग या फिर प्लम्बिंग शोल्डर इसको आप बोलिए, प्लम्बिंग, जो प्लम्बिंग में यूज़ होगा। यहाँ से आप याद रखेंगे टिन एंड लेड का कॉम्बिनेशन, SN हो गया टिन, PB हो गया लेड, SN हो गया टिन, TIN, PB हो गया लेड, इनका कॉम्बिनेशन। एंड ये थोड़ा बहुत बुक्स में वेरी करता है। अगर हम सॉफ्ट शोल्डर की बात करें, इट इज़ 60-40, यानी कि 60% 40%। मीडियम की अगर हम बात करें, इट इज़ ऑलमोस्ट 50-50। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक की हम बात करें, इट इज़ 40-60। अच्छा, प्लम्बिंग की अगर हम बात करें, इट इज़ 30-70। सो इट इज़ ईजी टू रिमेंबर 40, 50, 60, 70। एंड यहाँ से तो आप एक निकाल ही सकते हो। सो बेसिकली ये रफली हमने वैल्यूज़ ली हैं। अदरवाइज जो यहाँ पे 60-40 है, किसी बुक में ये लिखा होगा, इट इज़ बेसिकली 62-38 ये भी लिखा होगा। सो हमने यहाँ पे रफली इनको इतना लिया है 60-40 आपको, ताकि इजीली ये रिमेंबर, ये वैल्यूज़ रहे यहाँ पे, आप इजीली इनको रिमेंबर कर पाओ। नाउ आगे हम बात करेंगे। देखिए सोल्डरिंग में जो हमारे पास गन यूज़ होता है या फिर मेटल जो हमारे पास डिवाइस यूज़ होती है, आपने देखा होगा इससे सोल्डरिंग की जाती है, इससे हमारे पास सोल्डरिंग की जाती है। नाउ यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये जो टिप आपको दिख रही है, ये जो टिप आपको दिख रही है, अच्छा पहली बात, इसको हम बोलते क्या हैं? इसको हम बोलते हैं सोल्डरिंग आयरन। ये जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, इसको सोल्डरिंग आयरन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोल्डरिंग आयरन। एंड ये जो टिप है इसकी, इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर Cu। ये जो शोल्डर टिप हमारे पास है, ये कॉपर से बनी हुई होती है। एंड ये जो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज़ हीटर। ये इसमें हीटर लगा हुआ होता है। एंड ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि ये टिप जो होगा हमारे पास, ये Cu कॉपर का बना होता है। एंड ये इसमें क्या लगा हुआ होता है, दिस इज यहाँ पे इंसुलेटर, फिर यहाँ से केबल या फिर वायरिंग, एंड यहाँ से ये किसके साथ कनेक्ट होगा, फिर सप्लाई के साथ कनेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लक्स। नाउ फ्लक्स की अगर हम बात करें, बेसिकली जो सोल्डरिंग में हम सबस्टांस यूज़ करते हैं कनेक्शन देने के लिए, सो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको हम फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स कोटिंग इज ए लेयर ऑफ केमिकल दैट एक्ट्स एज क्लीनिंग एजेंट या फिर प्यूरिफाइंग एजेंट या फिर फ्लोइंग एजेंट। सो अगर हम कॉमनली बात करें किस टाइप का फ्लक्स हमारे पास होता है, हमारे पास ZnCl, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, HCl, ये हमारे पास यूज़ होते हैं एज ए फ्लक्स। बट मोस्ट कॉमन की अगर हम बात करें, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, इट इज़ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड हमारे पास कॉमन होता है। नाउ फंक्शन ऑफ फ्लक्स की अगर हम बात करें, फंक्शन ऑफ फ्लक्स का मेन काम होता है, फंक्शन ऑफ फ्लक्स का मेन काम होता है, फॉर एग्जांपल ये आपने दो प्लेट्स यहाँ पे जोड़े, या आपने क्या किए, दो प्लेट्स यहाँ पे जोड़े। नाउ इन प्लेट्स में क्या आ सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ सकता है। एंड उस ऑक्सीजन के कारण यहाँ पे कोरोजन वगैरह हो सकता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन यहाँ पे होगा। यहाँ पे एटमॉस्फेयर या फिर ऑक्सीजन की लेयर्स यहाँ पे चढ़ेंगी। यानी कि आपको पता होता है जो मेटल प्लस ऑक्साइड होता है, ये रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि फिर लाइक आपने देखा होगा Fe2O3, यानी कि जो आप रस्ट वगैरह पढ़ते हो, यानी कि यहाँ पे रस्टिंग ओकर करेगी। सो इसका मेन काम होता है रस्टिंग को बचाना, यानी कि एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से जो हमारे पास वेल्ड पूल है, वेल्ड पूल यानी कि जहाँ पे आपने वेल्डिंग की, सो इसको बचाना। ये तो हो गया पहला। दूसरा काम, इट डिजॉल्व्स दी ऑक्साइड्स प्रेजेंट ऑन दी सरफेस एंड प्रिवेंट्स दी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, यानी कि जो ऑक्साइड फॉर्मेशन है, यानी कि मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन है, इसको ये प्रिवेंट करता है। तीसरा, इट डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ शोल्डर, जो शोल्डर हमारे पास है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये इसको डिक्रीज करता है। फोर्थ थिंग, इट अलाउज द फ्री फ्लो ऑफ मटेरियल ऑन फेइंग सरफेस या फिर जॉइंट इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग बीड्स वगैरह। सो ये बेसिकली क्या करता है, जॉइंट जो हमारे पास है वहाँ पे एक फ्री फ्लो फेइंग सरफेस हमारे पास अलो करता है बनने को। फिफ्थ थिंग, द फ्लक्स इंक्रीजेस द वेटिंग एबिलिटी ऑफ शोल्डर काजिंग इट टू फ्लो मोर यूनिफॉर्मली ओवर सरफेस, यानी कि बेसिकली यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी डेवलप होती है। किसके कारण? हमारे पास फ्लक्स के यूज़ होने के कारण। ये अलग अलग यूज़ हैं, आपसे पूछी जाएंगी, बट बेसिक एंड मेन या फिर मेन फीचर जो होता है इसका, वो है प्रिवेंशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी कि कोरोजन या फिर एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से इसको बचाना, यानी कि ऑक्साइड को फॉर्म यहाँ पे नहीं होने देना। ये किसका काम है? फ्लक्स का काम।
नेक्स्ट फर्दर अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ फ्लक्स हमारे पास है यहाँ पे देखिए, इनऑर्गेनिक फ्लक्स एंड ऑर्गेनिक फ्लक्स। नाउ इनऑर्गेनिक में आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक चीज़ें होंगी, HCl, ZnCl, देन अमोनियम क्लोराइड, फिर फॉस्फोरिक एसिड। नाउ ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें, यहाँ पे प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें, सो रेजिन एंड टैलो हो गया हमारे पास। रेजिन की अगर मैं बात करूँ, रेजिन कहाँ से निकलता है, पाइन ट्री से ये निकलता है। अच्छा, टैलो की अगर हम बात करें, ये बेसिकली कहाँ से निकलता है, एनिमल फैट से ये निकलता है टैलो हमारे पास। एंड जो टैलो हमारे पास है, ये जनरली किस सोल्डरिंग में यूज़ किया जाता है, अगर आपको लेड की सोल्डरिंग करनी है, अगर आपको ब्रास की सोल्डरिंग करनी है, अगर आपको कॉपर की सोल्डरिंग करनी है, तब आप टैलो का यूज़ करते हो। नाउ रेजिन की अगर मैं बात करूं, अगर आपको कॉपर की सोल्डरिंग करनी है, अगर आपको ब्रास की सोल्डरिंग करनी है, अगर आपको ब्रोंज, जो कि दोनों क्या है, एलॉयज हैं, इनकी सोल्डरिंग करनी है, फिर टिन की, फिर आपको यहाँ पे कैडमियम की, निकल की, या फिर आपको सिल्वर की सोल्डरिंग करनी है, इनमें आपको ये बेसिकली क्या होगा, इनमें आपको रेजिन यहाँ पे यूज़ होगा, इनमें आप रेजिन फ्लक्स का यूज़ कर सकते हो। सो ये हमारे पास है बेसिकली टाइप्स। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, टाइप्स। सो बेसिकली मेजर जो काम यहाँ पे होता है वो एलॉयज़ का ही होता है। सो बार बार यहाँ पे हमने बात की इनकी एलॉयज़ की, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा भी कि जो टिन एंड लेड है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एलॉय, एंड इसी एलॉय को हम क्या बोलते हैं, सोल्डर। सो ये हमारे पास क्या है, सोल्डर। नाउ आगे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ पे हम देखेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास, वेट ए सेकंड, दिस इज ऑब्जेक्टिव नंबर 1, ए डीसी जनरेटर कन्वर्ट्स डैश डैश इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डैश डैश, 2 बार डैश डैश, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश। ए डीसी जनरेटर कन्वर्ट्स, सो बताइए डीसी जनरेटर क्या कन्वर्ट करता है, किसको, डीसी जनरेटर। अच्छा, सो वो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इन दी फॉर्म ऑफ किसमें, अगर डीसी है सो करंट कौन सी होगी हमारे पास, डायरेक्ट करंट। सॉरी यार, वेट ए सेकंड, अच्छा जनरेटर पूछ रहा है, वेट ए सेकंड यार। सो जो जनरेटर होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। अच्छा, क्वेश्चन ही क्या दिया है, वेट ए सेकंड, ए डीसी जनरेटर, ठीक है फिर यार। सो जो जनरेटर हमारे पास होगा वो मैकेनिकल, में तो मोटर पढ़ रहा था, जनरेटर पढ़ तो मैं रहा था जनरेटर, बट दिमाग में आ रहा था मोटर। सो जनरेटर की अगर हम बात करें, ये जो मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास होगी इसको कन्वर्ट करेगा, ME को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड नाम से ही पता चल रहा है अगर DC जनरेटर है सो करंट कौन सी होगी, डायरेक्ट करंट। सो मैकेनिकल एनर्जी एंड डायरेक्ट करंट। नंबर 2, ए डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखा हमने चाहे AC हो या फिर DC जनरेटर हो, दोनों EMI यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज या फिर प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं, देयरफॉर फैराडे। इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर नॉर्मली डैश डैश, द रोटर रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। पहला ऑप्शन आपके पास क्या सही है कि गलत है, द रोटर रोटेटर्स, जब हमने लास्ट में देखा कि रोटर जो होगा जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा, सो जो रोटर हमारे पास होगा वो जो रोटर होगा हमारे पास वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा, एंड किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल यही सही है, बाकी पढ़ने की नीड भी नहीं है। द पर्पस ऑफ यूजिंग फ्लक्स इन सोल्डरिंग इज टू, बताइए फ्लक्स का यूज हम क्यों करेंगे, इंक्रीज फ्लूइडिटी ऑफ सोल्डर मटेरियल, नहीं। प्रिवेंट ऑक्साइड फॉर्मेशन, इसका प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री या फिर प्राइमरी फंक्शन होता ही है क्या, कोरोजन प्रिवेंट करना या फिर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड प्रिवेंट करना। नेक्स्ट नंबर 5, द सोल्डर विच इज मोस्टली composed of dash has a melting range of 150 to 350 डिग्री सेल्सियस। इन शॉर्ट आपको बोल रहा है कि सोल्डर की कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होती है। सोल्डर ऑलरेडी हमने देखा कि ये टिन प्लस लेड से बना हुआ होता है, एक एलॉय होता है। सो टिन एंड लेड, यानी कि यहाँ पे लेड एंड टिन, ऑप्शन डी या फिर 4। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनऑर्गेनिक फ्लक्स, आपको बोलना है कि कौन सी यहाँ पे इनऑर्गेनिक फ्लक्स नहीं है। अगर हम जिंक क्लोराइड की बात करें इनऑर्गेनिक फ्लक्स, फॉस्फोरिक एसिड की बात करें इनऑर्गेनिक फ्लक्स, अमोनियम क्लोराइड की बात करें इनऑर्गेनिक फ्लक्स, जो रेजन हमारे पास है ये क्या है, ऑर्गेनिक फ्लक्स। सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नाउ आई होप आपको पूरा जो यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी का वो अच्छे से समझ में आया होगा, इन डेप्थ आपको समझ में आया होगा। अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आई होप आप अच्छे से कर पाओगे। बेसिकली अब आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसके ऊपर मैं एक मॉक सेशन लूँगा, ध्यान दीजिएगा, एक मॉक सेशन लूँगा मैं ऑन माय चैनल। आप डायरेक्ट मुझे सर्च कर सकते हो बाय माय नेम,
बाय माय नेम आप सर्च कर सकते हो, एंड मेरी चैनल पे इसको अराउंड आई विल ट्राई कि 100 या फिर 150 MCQs का एक सेशन लेके आऊँ, जिसमें ये चैप्टर, कौन सा चैप्टर, ये यानी कि ये यूनिट 1 एंड यूनिट 4 को मैं कंबाइनली कराऊंगा। यूनिट 1 एंड यूनिट 4 इलेक्ट्रिसिटी एंड यूनिट 1 मैं कंबाइनली कराऊंगा। बाकी जो आपके दूसरे टीचर्स हैं वो आपको बाकी ऑब्जेक्टिव्स आपके कराएंगे। सो थैंक यू ऑल। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम बेसिकली पढ़ेंगे पहला यूनिट आपका, दैट इज़ रेडियो कम्युनिकेशन, एंड आई विल ट्राई इसको 2 या 3 वीडियोज़ में ख़त्म करूँ। थैंक यू ऑल।